देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। डर, अजीब सा डर मेरे दिलो दिमाग को दीमक की तरह अंदर से खा रहा था। रात के इस काले अंधेरे में फैले खौफनाक सन्नाटे के बीच उस डर का असर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पर इस डर की एक वजह है, मैं इस बेड पर लेटा हुआ हूँ। मेरे दोस्त ने दी हुई कंबल कस के पकड़ रखी है और कंबल के भीतर से ही मेरी आंखें उसको तलाश रही हैं। पर वो अभी आया नहीं, क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं हुआ। पर वो आएगा। उसका खौफ मेरे दिलो दिमाग पर गहराता जा रहा है। पता नहीं इस रात की सुबह कब होगी। सुबह होते ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। पर अब मुझे सुबह का इंतज़ार करना होगा। मैं बेड पर लेटा ज़रूर हूँ, पर मेरी नज़रें सामने वाले उस लकड़ी के दरवाजे पर टिकी हुई है। वैसे ये कमरा काफ़ी घुटन भरा है। रंगुड़ी दीवारें, टूटी छत पर बारिश के पानी के सूखे धब्बे, हर कोने में मकड़ियों के पुराने जाले जिनमें कुछ कीट पतंगे फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। पर एक भी खिड़की कहीं नजर नहीं आ रही। शायद मेरे पीछे होगी। मैं पीछे तो मुड़ा ही नहीं। पिछले 2 घंटे से मैं बिना पल के झपकाए सामने वाले दरवाजे को देख रहा हूँ। मेरे कमरे के अंदर इतना सन्नाटा है कि दीवार पर टंगी उस घड़ी के कांटे की टिक टिक करने की आवाज़ मैं बिल्कुल साफ सुन सकता हूँ। अभी रात के 2:30 बज चुके हैं, मतलब उसके आने का वक्त हो चुका है। मुझे अपनी सांसें रोककर बिना हिले ऐसे ही जिंदा लाश की तरह पड़े रहना होगा, क्योंकि अगर मेरी थोड़ी सी भी हलचल उसे महसूस हो गई तो वो मेरे चीथड़े चीथड़े करके एक खौफनाक मुझे मौत देगा। मेरे जिस्म के इतने टुकड़े करेगा कि उन्हें समेटने में भी दिन निकल जाएगा। वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भद्दा, घिनौना, गंदा, बदबूदार है। वैसे खून पीने वाला पिशाच खूबसूरत या खुशबूदार तो नहीं होगा। मैं सांसें भी इस तरह से ले रहा हूँ कि उनकी आवाज़ भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा, क्योंकि अगर मैं हद से ज़्यादा डरा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और उसे सुनाई देंगी या उसे भी महसूस होंगी। और अगर एक बार उसे इस कमरे में मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया तो मुझे फिर वो नहीं छोड़ेगा। फिर तो जैसे सब कुछ खत्म। जोर जोर से धड़कने वाले दिल को सीना फाड़ कर बाहर निकाल देगा। यही मेरी जिंदगी का आखिरी पंगा है। अगर मैं यहाँ से बच गया तो कसम से दोबारा किसी से भी कभी शर्त नहीं लगाऊंगा, ना ऐसे किसी चीज से पंगा लूंगा। सिर्फ यहाँ से जिंदा निकल जाऊं। मेरी आंखें ही दरवाजे पर टिकी हैं, पर सब कुछ याद आ रहा है कि कैसे मैं यहाँ पर पहुंचा। कुछ दिन पहले। प्लीज़ यार, गाड़ी थोड़ा तेज भगाओ, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। पीछे के सीट पर अपनी बीवी के साथ बैठा मेरा दोस्त विनीत बोल रहा था। उसकी बीवी की हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। खुले बालों से चेहरा पूरी तरह से ढका था। वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसकी सांसों की आवाज़ किसी जानवर की कुर्राहट जैसी लग रही थी। उसकी बीवी की ये हालत देखकर मैं भी हैरान हो गया। भाई मेरी बात मान, इसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा। कहाँ ये तंत्र मंत्र भूत वूत बाबाओं के चक्कर में पड़ रहा है। सब अंधविश्वास है। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, पर तू पढ़ा लिखा होकर भी गवारों में उलझा हुआ है। मेरी बातें सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। तुझे क्या लगता है मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? तू मुझे पिछले 8-10 महीनों से जानता है, पर मैं इसका इलाज पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ। शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया,
बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट और स्पेशलिस्ट से भी इसका इलाज किया, पर इसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। देख भाई, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे बचाने के लिए मुझे किसी के भी आगे अगर हाथ जोड़ना पड़े या भीख भी मांगना पड़े तो मैं मांगूंगा। उसकी बात सुनकर मैं बिना कुछ बोले गाड़ी चलाने लगा। सामने लगी कांच में मैंने पीछे बैठी मेरे दोस्त की बीवी को देखा। वो सचमुच पागल लग रहे थे। कुछ ही देर में हम उस जगह पहुंचे जहां उसका तंत्र मंत्र के जरिए इलाज होने वाला था। एक छोटा सा मंदिर था जहां लोगों की आवाजाही शुरू थी। मेरा दोस्त अपनी बीवी को सहारा देते हुए उस मंदिर के अंदर चलने लगा। मैं मंदिर के एक कोने में खड़ा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसने काले कपड़े पहन रखे थे वो आगे आया। उसने मेरे दोस्त की तरफ देखकर कुछ कहा। मेरे दोस्त ने अपनी पत्नी को मंदिर के बीचों बीच एक गोल सर्कल में बिठा दिया। वो भी चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी नजर नहीं आ रहा था। नीचे गर्दन झुकाए वो सिर्फ किसी हाँफते हुए इंसान की तरह बैठी थी। उसने कुछ देर मेरे दोस्त की बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में देखते हुए अपने हाथ में रखा सफ़ेद भभूत का तिलक उसके माथे पर लगाकर थोड़ी भभूत उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल दी, जिससे वो एकदम से अजीब सी हरकत करने लगी। अपनी गर्दन को झटका देकर ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगी। मैं दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो बेइंतहा दर्द से चिल्लाने लगी, ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पैर पटकते हुए एकदम से बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ी रही। यही सारी चीज़ें मुझे बकवास लग रही थी, इसलिए मैं वहाँ से बाहर निकल गया। मंदिर के आंगन में खड़े पीपल के पेड़ के नीचे मैं बैठा अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। घंटा 2 घंटा बीत गए और मेरा दोस्त अपनी बीवी को दोनों हाथों में उठाकर ले आया। शायद वो अभी भी बेहोश थे, पर पता नहीं वो पूरी तरह से ठीक लग रहे थे या उसका पागलपन हद से ज़्यादा बढ़ने वाला था, पता नहीं। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मेरे दोस्त ने अपनी बीवी को गाड़ी के अंदर बिठा दिया। तभी पीछे से काले वस्त्र पहने बुजुर्ग इंसान मेरे दोस्त की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारी पत्नी पर उस बुरी आत्मा के चंगुल से कुछ वक्त के लिए ही मुक्त हुई है, फिर भी तुम्हें आने वाले चंद्र ग्रहण तक उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर कोई बुरी आत्मा एक बार किसी के शरीर को जकड़ लेती है तो वो दोबारा उस शरीर को अपना घर बनाने की पूरी कोशिश करती है। इसलिए आइंदा से अपनी बीवी का खास ध्यान रखना होगा, खासकर अमावस और पूनम के दिन। और रात में खुले बाल छोड़कर उसे कहीं भी ले जाओगे या खुशबूदार इत्र जिस्म पर लगाकर वो कहीं बाहर जाएगी, नदी, तालाब, पुल, शमशान, ऐसी किसी जगह जाएगी, तो फिर वो बुरी आत्मा फिर से आसानी से इसे अपना शिकार बनाएगी। इसलिए आज के बाद अपनी बीवी का खास ध्यान रखना। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। उसकी तरफ बिना देखे मैं गाड़ी में बैठते हुए बोला, सब बकवास है, दुनिया कहाँ पहुँच गई और ये अभी भी भूत प्रेत के चक्कर में उलझे हुए हैं। बेटा, अगर तुम नास्तिक हो तो तुम इन बातों का मजाक उड़ा सकते हो, पर अगर तुम किसी ईश्वर, अल्लाह, इन सब चीज़ों पर मानते हो तो फिर ये जान लो कि बुरी शक्तियाँ भी मौजूद है। अगर दिन के उजाले में उनकी मौजूदगी को मानते हो तो रात के अंधेरे पर भी विश्वास रखना सीखो। उसकी बात सुनकर मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, पर कुछ कहा नहीं। वो समझ चुका था मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, पर वो बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चला गया। शायद उन्हें भी आदत हो गई थी मेरे जैसे लोगों की। हम गाड़ी से वापस घर के लिए निकले, तब तक रात हो चुकी थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही कुछ कम होने की वजह से मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा ही रखी थी। वैसे भी भाभी जी को अब होश आ चुका था
और उन पर इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में मैंने रफ्तार का ध्यान ही नहीं दिया। पर उनके चेहरे पर अजीब सी थकान थी, जैसे वो कई दिनों से बीमार हो। गाड़ी की खिड़की से बाहर नज़र डालते हुए वो बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? भाभी जी की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। मेरे दोस्त ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं, हम मंदिर में तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ करने के लिए गए थे। अब कैसा लग रहा है? शरीर बहुत दर्द कर रहा है और बहुत थकान महसूस हो रही है, मैं सो जाती हूँ। इतना कहकर वो मेरे दोस्त के कंधे पर सिर रखकर सो गई। पर मैं हैरान हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले जाते वक्त जिस तरह से उसके बाल बिखरे थे, वो लाल लाल आंखें, डरावनी आवाज़, लेकिन अब सब कुछ मामूली था। मैंने तभी आवाज़ में पूछा, ये सब कब से शुरू हुआ? कब, कहाँ, कैसे, ये सब कभी इत्मीनान से बताऊंगा, बस ये जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी तरफ देखते हुए मेरे दोस्त ने कहा, कुछ बातों पर यकीन करना पड़ता है, और वैसे भी हमारे यकीन करने या ना करने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिसे जहाँ चाहे अपना शिकार बना सकते हैं। सिर्फ वक्त का खेल है दोस्त। ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। मुझे कई बार देर रात तक काम करना पड़ता है, हाईवे पर से अकेला गुजरता हूँ, पर मैंने तो कभी कोई भूत वूत नहीं देखा। शायद उन भूतों की मुझसे फटती होगी। इतना कहकर मैं घमंड से हंसने लगा। मेरी तरफ देखते हुए मेरा दोस्त शांति से बोला, किस्मत वाले हो जो इन सब चीज़ों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा, क्योंकि जिसके नसीब में उन चीज़ों का सामना करना लिखा है, उसके जैसा बदकिस्मत इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मतलब तुम्हारे साथ पहले हो चुका है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखते हुए एक चिट्ठी निकाली और मेरे हाथों में देते हुए कहा, पढ़कर फाड़ देना और वहां जाने की कोशिश मत करना। बातें करते करते उनका घर कब आ गया पता ही नहीं चला। रात के करीब 9 बजने वाले थे। दोनों मेरी गाड़ी से उतरे। मेरे दोस्त ने अपनी पत्नी को सहारा दिया। दोनों अपने घर में चले गए। भाभी जी की तबीयत अब काफ़ी ठीक लग रही थी। रात काफ़ी होने की वजह से मैं भी वहाँ से निकला। गाड़ी चलाते वक्त दोस्त ने दी हुई चिट्ठी हाथ में ली और देखने लगा। उस जगह पर एक जगह का पता लिखा था, शहर से दूर एक वीरान बंगला जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। मैं कई बार उस बंगले के सामने से जाने वाले रास्ते से गुजरा था, पर कभी अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कुछ देर में मैं अपने घर पहुंचा। खाना खाकर बिस्तर पर लेटा ही था, तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया। मैंने जो चिट्ठी दी वो पढ़ ली? हाँ, मैं वो जगह जानता हूँ। मुझे पता है हमारे शहर का हर आदमी उस जगह को जानता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उस जगह को पहचानते हैं। इस पर मैंने कहा, जानते हैं पहचानते हैं, ये क्या बातें कर रहा है तू? तुम उस जगह से गुजरने वाली सड़क से आते जाते हो, इसलिए उस जगह को जानते हो, पर उस जगह के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मैंने हैरानी से पूछा, तुमने काफ़ी जानकारी जुटा ली है, लगता है तुम्हें इंसानों से ज़्यादा भूतों से लगा हुआ है। इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगा। फिर थोड़ी देर सोचते हुए मैंने कहा, अच्छा तू भूतों पर बड़ा विश्वास करता है ना? इस पर मेरे दोस्त ने हामी भरी। फिर मैंने कहा, चल ठीक है, मैं इस बंगले में जाकर दिखाऊंगा और एक रात वहीं पर बिता कर आऊँगा। क्या बोलता है? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तू भूतों पर मानना बंद कर देगा? इस पर मेरे दोस्त ने कहा, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, तू जानता भी है तू क्या बोल रहा है? उस जगह पर पिशाच का साया है, खून पीने वाला पिशाच। तू नहीं जानता वो क्या चीज़ है, वहाँ जाने की गलती भी मत करना। इस पर मैंने कहा, अबे चलना, ये सब कुछ नहीं होता, पिशाच भूत आत्मा मैं नहीं मानता, और मैं जाकर आऊँगा। और फिर
तुझे ये सब मानना बंद करना पड़ेगा। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। 2-3 बार विनीत ने वापस से कॉल भी किया, मगर मैंने उठाया नहीं। मेरे सिर पर तो जैसे भूत सवार था उस बंगले में जाने का। और फिर मैं यहाँ आ पहुँचा। आज का दिन, लगता है दरवाजे के दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आ रही है। आवाज़ सचमुच आ रही है या मेरा वहम है, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से लगातार उसी के बारे में सोच रहा हूँ। रह रहकर सब कुछ याद आ रहा था। वैसे इस खौफनाक परिस्थिति में भी एक बात ज़रूर मेरे दिमाग को सुकून दे रहे थे। विनीत मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसे मेरी परवाह है। उसने कई बार मुझे यहाँ आने से मना किया था, मगर मैं ही नहीं माना। मेरी खौफ भरी निगाहें अभी भी उस दरवाजे पर टिकी हुई हैं। पता नहीं वो डरावनी आहट कब सुनाई दे। मुझे तब तक यहाँ इसी तरह बेजान लाश की तरह पड़े रहना होगा जब तक सूरज नहीं निकलता, और इसके बाद मैं इस जगह से इतनी दूर चला जाऊंगा कि दोबारा मुड़कर भी इस जगह को नहीं देखूंगा। पूरा बदन पसीना पसीना हो चुका था, गला भी पूरी तरह से सूख गया है। पानी की बोतल कहाँ पर रखी है नज़र तो नहीं आ रही, पर अगर मैं पानी पीने के लिए उठा तो उसी वक्त वो पिशाच आ जाएगा और मेरे जिस्म के हजारों टुकड़े कर देगा। रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इस अंधेरे में पता नहीं वो कब कहाँ से आ जाएगा। मेरी हल्की सी भी आवाज़ उसे मेरी मौजूदगी का एहसास दिला देगी, और मैं तो नहीं चाहता कि उसे मेरी मौजूदगी का पता चले। लगता है कुछ आहट महसूस हो रही है। आहट, साथ ही किसी चीज़ के घसीटे जाने की आवाज़। लगता है कोई कुछ घसीट कर ले जा रहा है। ज़मीन पर उस चीज़ के घसीटे जाने की आहट धीरे धीरे तेज हो रही है। शायद इस दरवाजे के दूसरी तरफ वो है, मतलब वो आ चुका है। इसका मतलब अब मुझे चौकन्ना रहना होगा, वरना मेरी जरा सी भी आवाज़ उसे आगाह कर देगी। पूरा बदन कंबल से ढका हुआ है, सिर्फ मेरी आंखें खुली है और मेरी आंखों की पुतलियां दरवाजे पर ही टिकी हुई हैं। पर कभी कभी बीच बीच में आंखों की पुतली को दीवार के एक कोने में भी तो कभी दूसरे कोने में ले जाकर घुमाता हूँ, ताकि हर जगह को अच्छे से देख सकूं। दरवाजे के ऊपर टंगी घड़ी में 2:25 बजने को है। कुछ देर से आने वाली वो घसीटने की आवाज़ अचानक से कम हो गई, मगर तभी एकदम से दरवाज़ा खुला और वो मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल दरवाजे के पास। उसके हाथों में एक औजार सा था, एक धारदार खंजर जैसा, मगर साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा, जैसे वो ज़मीन पर उसे घसीट सकता हो, इतना बड़ा। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मेरा पूरा शरीर कंबल के अंदर जैसे कांप सा रहा था, मगर मैं किसी तरह खुद को उस कंबल के अंदर लपेटे बिल्कुल भी ना हिलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं हिला तो मौत पक्की, और इतनी दर्दनाक मौत कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वो पिशाच कमरे को पूरी तरफ से देख रहा था। उसने एक बार कंबल की तरफ भी देखा, यानी कि मेरी तरफ भी देखा, मगर उस वक्त मैंने अपने सांसें रोक रखी थी और मैं बिल्कुल तरह से बेजान पड़ा था। जिसके बाद वो धीरे धीरे उस कमरे से निकल गया। मेरी जान में थोड़ी जान सी आई, मगर फिर भी मैं उसी तरह उस कमरे में पड़ा रहा और तब तक नहीं हिला जब तक कि सुबह नहीं हो गई। सूरज की पहली किरण पड़ते ही मैं तुरंत उठा और जैसे तैसे उस बंगले से बाहर निकला। उस दिन के बाद से
मैंने कभी भी ऐसी किसी भी चीज़ का कभी मजाक नहीं उड़ाया जो ना दिखती हो। अगर कोई चीज़ नहीं दिखती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।